ये देखिए सीआरपीसी में थोड़ा बचा है, निकाल लीजिए भाई, पहले वो समाप्त किया जाए, उसके बाद एविडेंस चलाया जाएगा। आज सीआरपीसी पहले पीरियड में सब समाप्त किया जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। देखिए कुछ शार्ट आज कर दिया जाएगा, दो चार बातों को। तो जैसे कंपनी है मरती नहीं है, मार दिया जाता है अंत में। तो उसी प्रकार सीआरपीसी मरने वाली नहीं है, इसको आज क्या किया जाए, मार दिया जाए। यानी कि बैठिए। देखिए आपका 315 चल रहा था भाई सीआरपीसी में, निकाल लीजिए तो 315। तीन सौ पंद्रह में आपका जो लास्ट लाइन लिखवाया जा रहा था कल, वह फिर से एक बार देखिए। अगर धारा 108 या 109 या 110 के तहत जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, अगर वह व्यक्ति अपने को उस मामले में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके खिलाफ पक्षकार या न्यायालय न तो कोई टीका टिप्पणी करेंगे और न ही कोई उपधारणा की जाएगी। ये अंदर से पूछा गया है, लेकिन दूसरी बात न करिए भाई। अब लिखिए, अगला लिखिए, इतना लिखवाया गया था ना, टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा, न ही कुछ उपधारणा की जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 98 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यही आपका यूपी में पूछा गया है। लिखिए भाई, आपका धारा 98 107 कामा देते रहेगा, धारा 98 कामा दीजिए 107 यानी कि 107। लिखिए धारा 125 से 128, धारा लिखते रहिए, 125 से 128 तथा धारा 133 से लेकर 148 तथा धारा 133 से लेकर 148, 133 से लेकर 148 तक में अगर वह व्यक्ति अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, यदि वह व्यक्ति अपने को साक्षी यानी कि विटनेस या गवाह साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, तब उसके विरुद्ध टीका टिप्पणी भी की जा सकेगी। तब उसके विरुद्ध टीका टिप्पणी भी की जा सकेगी और उपधारणा भी की जा सकेगी। तब उसके विरुद्ध टीका टिप्पणी भी की जा सकेगी और उपधारणा भी की जा सकेगी। बैठिए, आगे बैठिए भाई। हाँ, आपका ये कल बताए, इसके बाद लिखिए 316 आपका कम पूछी जाती हैं, 317 फिर पूछा जाता है। लिखिए भाई, धारा 317, धारा 317 लिखिए हेडिंग, कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में, एक लाइन केवल पूछा जाता है, कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अगर अभियुक्त बार बार न्यायिक कार्यवाही में विघ्न डाल रहा है,
तो ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति में किस धारा के तहत उसके खिलाफ जांच और विचारण में साक्ष्य लिया जा सकेगा, तो सेक्शन ही पूछा जाता है कौन सा, 317। एक लाइन लिख लीजिए, जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो, एक बार नहीं, याद रखिएगा बार बार, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो तब ऐसा किया जा सकता है। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है 317 पर। इसके बाद 318 भी कई राज्यों में बना है। देखिए आपका प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता, हेडिंग डालिए इधर की, आपका जितनी धारा लिखवाई जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए 318, प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है, तो भाई क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, न्यायालय क्या करे। यानी कि ये पूछा जाता है कि अगर अभियुक्त पागल नहीं है फिर भी न्यायिक कार्यवाही को समझ नहीं पा रहा है तो क्या परिणाम होगा। न्यायिक कार्यवाही रोकी जाएगी, न्यायिक कार्यवाही चालू रहेगी, अगर दोष मुक्ति है तो क्या होगा, दोष सिद्धि है तो क्या होगा। तो बस एक शब्द याद रखना है, न्यायिक कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। अगर न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है, कन्विक्ट करता है, तो इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रेषित करेगा। अब उच्च न्यायालय जैसा करे। लिखिए भाई, ऐसी दशा में यदि कार्यवाही का परिणाम लिखिए ऐसी दशा में यदि कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि हो तब मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रोकवा न दीजिएगा कार्यवाही। तब मामले की रिपोर्ट किसको वह न्यायालय प्रस्तुत करेगा, उच्च न्यायालय। भाई अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन भी कई राज्यों में बन चुका है। अगर पागल न होने के बावजूद भी अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही नहीं समझता तो कार्यवाही रोक न दीजिएगा, कार्यवाही जारी रहेगी। और अगर कन्विक्ट किया गया है तो वह रिपोर्ट वह न्यायालय किसको प्रेषित करेगा, किसको भेजेगा, उच्च न्यायालय को। ये कई राज्य में आया है भाई, गलत न हो। इसके बाद लिखिए 319 धारा लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। बस जो प्री में आ सकता है वही अब लिखवा जा रहा है एकदम। लिखिए अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जो लिखवाना बस एक लाइन लिखवा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम न तो परिवाद में था, न ही आपका FIR में था, न ही 190 में संज्ञान लिया गया और न ही सुपुर्द किया गया, लेकिन जो न्यायालय के समक्ष एविडेंस हैं, न्यायालय को लगता है उस एविडेंस से कि और कोई व्यक्ति अभियुक्त था, माने अपराध में शामिल था, और उसका नाम तो कहीं भी नहीं आया, लेकिन साक्ष्य से ये लगता है कि यह व्यक्ति भी क्या था, अपराध में शामिल, तो न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर ऐसे अभियुक्त को तलब कर सकता है, यानी कि बुला सकता है। समन मामला है तो समन, और वारंट मामला है तो क्या जारी कर सकता है अभियुक्त के खिलाफ, वारंट। बहुत बड़ा पावर है, आप छोटा मोटा ना समझिए, बीच में किसी को अभियुक्त बना देना। ये न्यायालय स्वयं बुला सकता है। तो कौन सी धारा में बुला सकता है, 319।
जो मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन बनता है कि ऐसे अभियुक्त के खिलाफ किस स्टेज से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, वही स्टेज आपको लिखना है। अब FIR होगा, फिर संज्ञान लिया जाएगा, फिर सुपुर्दगी होगी कि कहाँ से स्टेज, किस स्टेज से कार्यवाही न्यायालय शुरू करेगा, क्योंकि पिछली कार्यवाही अगर करता है तो उसमें तो काफ़ी समय लगेगा। तो बस एक लाइन याद रखना है, किस स्टेज से, आरोप के निर्माण से, यानी कि आरोप के निर्माण से कार्यवाही शुरू होगी और ये माना जाएगा कि सुपुर्दगी और संज्ञान हो चुका है। ये करना आवश्यक नहीं है। कहाँ से शुरू होगी, आरोप के निर्माण। लिखिए एक लाइन, ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही, ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आरोप के निर्माण से प्रारंभ की जाएगी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चार्ज फ्रेम। अब आइए 320। 320 से भी क्वेश्चन खूब बनता है। अपराधों का शमन, यानी कि आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। समन मतलब, शमन का मतलब, समन न लिखेगा, वो समन लिखेगा, समन नहीं, शमन मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, अपराधों का शमन, ये समन लिखिएगा, समन का लेटर वाला समन नहीं, अपराधों का शमन। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। शमन का मतलब हुआ जलाकर राख कर देना, साधारण अर्थ हुआ जलाकर राख कर देना, मामले को निपटा देना, मामले में समझौता कर लेना या मामले को निपटा देना। तो आपका पूछा जा सकता है कि CRPC में समझौते का प्रावधान की धारा में, पहला तो धारा याद करना है कि शमन किस धारा के तहत अपराधों का किया जाता है, तो 320। दूसरा क्वेश्चन, किन अपराधों का शमन होगा, सभी में समझौता नहीं हो सकता, सभी का शमन नहीं होगा, केवल उन अपराधों का होगा जिनके लिस्ट 320 के क्लाज 1 और क्लाज 2 में दी गई है। अब देखिए, यहाँ से अगर अंदर से पूछ ले कि किनका होगा किनका नहीं IPC की धारा, तो वह भाई रट्टा मारना कठिन काम है। न समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा, एक उपाय बताया जा रहा है, क्योंकि धारा CRPC 320 में आपका अगर सेक्शन वाइज दे दे तो कितना लिस्ट याद करेंगे। वैसे रिपीटेड एक दो क्वेश्चन है जो आपका देख सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आ जाए तो किसी के बस की बात नहीं है कि सॉल्व कर ले। मैं बता दूं, हमारे भी बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपका आगे देखा जाए, आपका जो पूछा जाता है कि समन हो सकता है, तो समन का प्रभाव पूछा जाता है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। और क्लाज वाइज पूछा जाता है। एक तो सेक्शन याद रखना है, न्यायालय की इजाज़त के बिना 320(1) और न्यायालय की इजाज़त से 320 के किस क्लाज में 2। एक क्लाज 3 खंड लिखिए, केवल 320 का क्लाज 1 लिखिए। 320 का क्लाज 1 में दिए गए अपराधों का समन, भाई क्लाज वाइज लिखना 320 में, क्लाज वाइज पूछा गया है। 320 के क्लाज 1 में दिए गए अपराधों का समन न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किया जा सकेगा। माने न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, न्यायालय की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किया जा सकेगा। जबकि क्लाज 2 में दिए गए, एक ही में लिखवा दे रहे हम, जबकि क्लाज 2 में दिए गए अपराधों का समन न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा, न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा।
इसके बाद क्लास 8 देखना है, यही गलती लोग करते हैं। लिखिए भाई 320 का क्लास 8, यहाँ गलती लोग ज़्यादा करते हैं। देखिए कैसे भरमाता है, यहीं सुधारना है। क्लास वाइज लिखिए 320 का क्लास 8, समन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ समन, यानी कि कंपाउंड का इफेक्ट क्या होगा, समन का प्रभाव। 320 का क्लास 8, क्लास वाइज रटिएगा, क्लास वाइज भाई कंपटीशन में आया है। लिखिए समन का प्रभाव सदैव, एक लाइन लिखिए तब इसको कोरिलेट करवा दिया जाए। समन का प्रभाव सदैव एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति होती है। समन का प्रभाव सदैव दोष मुक्ति होती है। अब देखिए कैसे भरमाता है। समन का प्रभाव कहाँ दिया गया है, तो 320 के किस क्लास में, 8 में। समन का प्रभाव होता है, 4 ऑप्शन आपका बनाएगा। पहला बना देगा अभियुक्त का उन्मोचन, तो उन्मोचन होता नहीं। फिर बनाएगा आरोप के निर्माण के पूर्व समन का प्रभाव, उन्मोचन। फिर तीसरा ऑप्शन आरोप के निर्माण के बाद समन का प्रभाव, दोष मुक्ति। और अंतिम बनाएगा कि माने हमेशा दोष मुक्ति, या दे देगा चाहे आरोप के निर्माण के पूर्व समझौता हुआ हो या आरोप के निर्माण के बाद, दोनों में दोष मुक्ति। तो क्या लिखवाया गया बताइए, तो क्या मार्क कराएंगे। अब आरोप से मतलब नहीं है, सदैव क्या मार्क कराना है, एक आपका एक्विटल यानी कि बाइज्जत बरी, यानी कि दोष मुक्ति। लेकिन तुरंत आपका मैं बता दूं, इसी के साथ 321 भी लिख लेना है, क्योंकि दोनों एक जगह रहेगा तो गलती नहीं होगी। लिखिए 321 लिखिए, तो धारा 321 अभी कोरिलेट कर लीजिए इसमें। धारा 321 के तहत खूब यूपी में पूछा है सेक्शन। अभी 321 2-3 मिनट बताएंगे, पहले आपका कोरिलेशन हो जाए। धारा 321 के तहत यदि आरोप के निर्माण के पूर्व अभियोजन वापस लिया जाता है, धारा 321 के तहत यदि आरोप के निर्माण के पूर्व अभियोजन वापस लिया जाता है, तब उसका प्रभाव उन्मोचन होगा। तब उसका प्रभाव उन्मोचन होगा, जबकि आरोप के बाद वापस लेने पर, जबकि आरोप के बाद वापस लेने पर उसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। आरोप के बाद वापस लेने पर उसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। देखिए इसलिए लिखवा दिया गया एक साथ कि बार बार गलती होती है। और फिर एक बार बता रहा हूँ, इसको थोड़ा दिमाग स्थिर करके एक जगह लिखवा दिया गया है, और घर पर आप एक बार पढ़ेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे। या आप गलती हो सकती है, पूरा चांस रहता है। फिर मैं बता दूं, अगर 320 के तहत अपराध का शमन हुआ है, तो ऐसी दशा में चाहे आरोप के निर्माण के पहले शमन हुआ हो या आरोप के निर्माण के बाद, ऐसी दशा में सदैव इसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। नियम बना लीजिए। लेकिन अगर 321 में मुकदमा वापस लिया गया है, प्रोसिक्यूशन को विड्रा किया गया है, अर्थात अभियोजन को वापस लिया गया है, अभी आरोप तय नहीं हुआ है, तब उसका इफेक्ट क्या होगा, अभियुक्त का डिस्चार्ज या उन्मोचन, और आरोप तय हो गया है, उसके बाद आप लेते हैं मुकदमा वापस, तो उसका प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति।
भाई सतर्क रहिएगा, 2 बार बताया गया इसलिए कि ये गलती ज़्यादा होती है। 320 में सदैव दोष मुक्ति और 321 में अंतर करना है, यानी कि आरोप के निर्माण के पहले प्रभाव क्या याद करके जाना है, उन्मोचन, और आरोप के निर्माण के बाद वापस मुकदमा लेने पर दोष मुक्ति। ये रट 3 बार बताया गया क्योंकि गलती यहाँ से ज़्यादा होती है। आइए 321 देखिए, यूपी में तो बहुत पूछा है सेक्शन ही। 321 लिखे भाई, अभियोजन वापस लेना है, यानी कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन या मुकदमा वापस लेना, विड्रॉ करना। बस एक लाइन आपका 2 लाइन क्वेश्चन बनता है, वो उतना डिटेल में नहीं जाना है। पहला क्वेश्चन कि न्यायालय से मुकदमा कौन वापस ले सकता है, तो उस मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुज्ञा से, यानी कि बिना न्यायालय की अनुज्ञा से किसी क्रिमिनल मामले को वापस नहीं लिया जा सकता। न्यायालय चाहे तो परमिशन दे या चाहे तो परमिशन देने से क्या कर दे। जैसे कि आपका यहाँ भी इलाहाबाद में देखिए, जो करवरिया बंधु हैं, आपका योगी जी ने ये प्रयास किया बीच में कि मुकदमा वापस ले लें। अभी प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक न्यायालय ने सजा दे दिया, तो निर्णय के पहले वापस लिया जा सकता है। तो आपका सरकारें इसमें बेईमानी भी करती हैं, जो राजनीतिक दल का रहता है सदस्य ज़्यादा, उसका मुकदमा वापस लेती है, लेकिन सरकार को पावर है। यूपी में जो आपका संशोधन है इस धारा में, और यूपी में आपका राज्य सरकार के लिखित सहमत से ही अभियोजन मुकदमा वापसी का आवेदन देंगे। किसके लिखित सहमत से? लेकिन पढ़ना बिहार के लिए नहीं पढ़ना है। बिहार में कौन वापस ले सकता है, तो एक लाइन बस याद रखें, मामले का भार साधक लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक यानी कि एपीओ न्यायालय की क्या अनुज्ञा से मुकदमा क्या ले सकते हैं वापस। और वापसी का प्रभाव अब नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले मुकदमा वापस लेने का प्रभाव लिखवा दिया। लिखिए एक लाइन भाई, सेक्शन याद करके जाइएगा। 320 में आपका समन और 321 में क्या है, मुकदमा। यूपी एपीओ और जे में ज़्यादातर भाई सेक्शन पूछा है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा है। लिखिए भाई आपका, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक, बस एक लाइन लिखिए, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुज्ञा से, अनुज्ञा भी याद रखें, बिना अनुमति के नहीं, न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन को वापस ले सकता है। मुकदमा ही विड्रॉ कर लिया जाए। देखिए एक उदाहरण बता दिया जाए भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि तो कोई मुकदमा वापस हो जाएगा, तो फूलन देवी का उदाहरण अच्छा है, इसको बता दिया जाए। समय भले कम हो लेकिन 1 मिनट समझाना पड़ेगा ना, भले 1 मिनट ही समझाया जाए। फूलन देवी पर आपका आरोप था, जब मुलायम जी बने मुख्यमंत्री तो इन्होंने मुकदमा उन पर से वापस ले लिया। तो बेहमई की जो विधवाएं थी वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई कि हमारे पति मारे गए और इनसे मुकदमा वापस लिया गया, ये तो हमारे प्रति घोर क्या होगा, अन्याय, ये तो न्याय की हत्या होगी, अतः इस वापसी को रद्द किया जाए। तभी सुप्रीम कोर्ट विचार ही कर रहा था, तब तक फूलन देवी की हत्या हो गई, और जब अभियुक्त मर गया तो सब कुछ क्या हो गया, समाप्त। अब क्या बचा भाई, अभियुक्त ही मर गया तो किसके, उसकी लाश को थोड़े दंडित करेंगे। और 394 बताया भी गया था सीआरपीसी में, दोष सिद्ध भी हो गया हो, मर गया हो तो खत्म, लेकिन जुर्माना नहीं मरेगा,
अगर दंड दिया गया जुर्माने का तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार वसूल कर अपना खजाना भरेगी। तो बताया गया था हल्का सा। 321 के बाद देखिए आपका इधर जो क्वेश्चन आपका बनता है, आगे देखिए भाई 322 कम चांस रहता है बनने का। 323 आपका 323 लिखिए भाई, क्रॉस FIR कभी काल हो सकता है बन जाए। 323 बस एक लाइन लिखवा जाएगा, हेडिंग डाल लीजिए, या हेडिंग न भी डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस FIR के मामलों का विचारण, क्रॉस FIR के मामलों का विचारण के लिए कुछ हद तक आपका कौन सा सेक्शन है, तो 323 यानी कि आपका 323 लिखा नहीं गया है, उसका आशय निकाला जाता है। देखिए, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उचित यही होगा कि ये मामला कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय हो, तो मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज में मामले को हैंडओवर कर देगा, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन। तो ज़्यादातर क्रॉस FIR में लगता है। न्याय हित में ये अच्छा होगा कि एक ही साथ एक ही न्यायालय में क्या हो, मुकदमा निपट जाए। आपका 325 लिखिए भाई, आपका 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। हेडिंग डालिए, प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। तो बस एक लाइन पूछा जाता है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मामला हाई कोर्ट को भेजेगा, मामला सत्र न्यायालय को भेज देगा, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसको मामला भेज दे जब पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता, तो हाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लिखिए, एक लाइन लिखिए, ऐसी दशा में वह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। भाई जो आ सकता है वहीं चलिए, एक एक लाइन जो आ सकता है बस वहीं एक लाइन लिख लीजिए, और ट्रेन में बस में जाते समय बस यही रटिए, वो बेयर एक्ट नहीं। अब वो बेयर एक्ट का भी समय क्या हो रहा है, धीरे धीरे। अब ये जो लिखवा जा रहा है इसका समय आ रहा है एक लाइन। अगला लिखे 325 के बाद 326 नहीं, अब 327 आ जाइए। लिख लेना, किसको मामला भेजेगा, CGM यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 325 में बस एक लाइन याद रखिए। 327 भी खूब पूछी जाती है, और इसके साथ कई बार मैं बता चुका हूँ। लिखिए, न्यायालयों का खुला होना, न्यायालयों का खुला होना, हेडिंग डालिए। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि CRPC की धारा के तहत यह प्रावधान है कि क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। तो अगर सेक्शन पूछे तो कौन सी धारा मारेंगे, 327। इसी प्रकार आपका संविधान में लिख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 145 में एक लाइन को रिलेट कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड 4, लाजवाब लिखिएगा भाई, खंड 4 में है कि उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। क्योंकि CPC है नहीं तो CPC को रिलेट नहीं किया जा रहा, बस दो ही जानिए। अब देखिए, क्रिमिनल कोर्ट खुले का मतलब कि जितना लोग आ सकते हैं आए, सबके सामने सुनवाई होगी, सबके सामने साक्ष्य लिया जाएगा, और सबके सामने फैसला भी सुनाया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए, न्यायालय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंद कमरे में सुनवाई कर सकता है, और कुछ अपराधों में अब नियम है कि बंद कमरे में ही सुनवाई होगी। तो जो महिलाओं के प्रति कुछ अपराध हैं उनमें सुनवाई बंद कमरे में होगी, याद रखिए, दुराचार इत्यादि। देखिए, अंदर से तो भाई आपका MP एक बार बनाया है, मैं बता दूं, ये नहीं कि नहीं बना है। मध्य प्रदेश जे ने एक बार इस धारा से अंदर से बनाया, वैसे आपका अंदर से बनाए
तो विधि व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं के प्रति जो अपराध आपको दिखे उसमें कार्यवाही बंद कमरे में होगी। महिलाओं के प्रति अपराध में ये अपवाद है खुला न्यायालय का। तो अगर पढ़ना चाहें तो आप अंदर से पढ़ सकते हैं, वैसे अन्य राज्यों में केवल सेक्शन पूछा गया है। इस प्रकार ये चैप्टर भी भाई समाप्त हो गया। आइए एक चैप्टर बचा है उसको भी निपटाया जाए। एक चैप्टर भाई और बचा है, पूरी सीआरपीसी पढ़ा दी गई आपको। लिखिए अध्याय 12। देखिए इसको भी एक उड़ान मारा, एक उड़ान में आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए हल्का सा शार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये चैप्टर भी आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन आज हर हाल में पहले पीरियड में इसको क्या किया जाएगा, अगर 4-5 धारा छूट भी गई तो प्री के लिए एक लाइन लिखवा दिया जाएगा जो आता है आपका। देखिए अध्याय 12 निकाल लीजिए। पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति। मेन पॉइंट आप लिख लीजिए 2-3 पेज में, पूरा चैप्टर का सार लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा। लिखिए पुलिस को इत्तिला मतलब सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति। देखिए पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर कोई अपराध होता है तो उसके बारे में कार्यवाही 2 प्रकार से की जा सकती है। सीआरपीसी 2 आपका कह सकते हैं कि प्रकार बताती है। पहला प्रकार ये है कि उस अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, और यदि थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है अपराध की सूचना तो अध्याय 12 काम करेगा 154 से लेकर 176। पहला नियम कहाँ से कहाँ तक, एक सेक्शन भी पूछा गया है भाई अध्याय 12 एक बार यूपी में कि कहाँ से कहाँ तक है, तो सेक्शन भी याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, 154 से लेकर कहाँ तक 176 तक। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि दूसरा उपाय ये है कि उस अपराध के बारे में हम मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट कर सकते हैं, परिवाद कर सकते हैं, और अगर परिवाद करते हैं तो अध्याय 15 लागू होगा सीआरपीसी का, धारा 200 से लेकर 203। तो कंसेप्ट तो बनाए रखिए कि आपराधिक विधि को या सीआरपीसी को कितने प्रकार से एक्टिव किया जा सकता है। 2, पहला किसको सूचना देकर, थाने के भार साधक अधिकारी को, और दूसरा क्या करके कंप्लेंट, और कंप्लेंट किया जाएगा तो कौन सा अध्याय लागू होगा 15, और थाने पर सूचना देंगे तो 12। ये नियम आपका याद रखिए। थाने पर जब सूचना देंगे तो इसके लिए अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि पहला संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है, जिसके अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 2L में दी गई है, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन फिर आपका पूछा जाता है कि इसका अपवाद क्या है, यानी कि असंज्ञेय अपराधों में कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, तो सेक्शन 42 मारेंगे। कौन सा, तो बताया गया था क्या जानने के लिए उद्देश्य, हाँ ये पूछा गया क्या जानने के लिए सही, नाम और पता, ये याद रखिए। अब आइए, चूंकि अपराध को 2 वर्गों में बांट दिया गया, संज्ञेय का हिंदी होता है गंभीर और असंज्ञेय का हिंदी होता है साधारण। तो गंभीर अपराध कौन है, संज्ञेय, और साधारण अपराध कौन है, असंज्ञेय। ये हिंदी भी जानते रहिए। तो सबसे पहले हम संज्ञेय अपराध उठाते हैं और आपका 154 देखते हैं। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में सूचना दी जाती है
तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत सूचना दी जाएगी थाने के भार साधक अधिकारी को, और असंज्ञेय में दी जाएगी तो 155। और जो संज्ञेय अपराध में थाने के भार साधक अधिकारी को 154 सीआरपीसी के तहत सूचना दी जाती है और वह सूचना दर्ज कर ली गई, तो उसी वही सूचना अब की क्या बन गई, एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर सीआरपीसी की धारा में 154। तब वही एफआईआर पर ही चलना है, संज्ञेय अपराध की सूचना दिलवाना है और आपका क्वेश्चन 10-12 कम से कम निकालना है। देखिए भाई, पहला, संज्ञेय अपराध की सूचना की धारा के तहत दी जाती है तो 154। संज्ञेय अपराध की सूचना आपका किसको दी जाएगी, तो थाने के भार साधक अधिकारी को। किस थाने के भार साधक अधिकारी को, तो भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को। फिर क्वेश्चन उठा कि आपका ये सूचना मौखिक दी जा सकती है कि लिखित दी जा सकती है, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। आप मौखिक भी अपनी बात रख सकते हैं और लिखित भी, चाहे मौखिक दिया जाए या लिखित दिया जाए, आपका ये लिखा जाएगा। तो लिखेगा कौन, अब पूछा जाता है, तो थाने का भार साधक या अधिकारी या तो स्वयं लिखेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से लिखवा सकेगा। लिखने के बाद आपका कह सकते हैं कि हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लगता है तीनों प्रतियों पर। आपका थाने का भार साधक अधिकारी साइन करेगा और सूचना दाता भी क्या करेगा, हस्ताक्षर। ठीक, ये भी। इसके बाद आया कि जो सेकंड प्रति होगी आपका सूचना दाता को तत्काल और निःशुल्क दी जा सकेगी कि दी जाएगी। तो देखिए, झारखंड यही सब बनाया जितना मैं बता रहा हूँ 4 ऑप्शन में, और ये बताया कि कौन सही नहीं है। अब एक शब्द, सब कुछ सही दिख रहा था लोगों को, लेकिन बस एक शब्द चेंज किया था, दी जा सकेगी और दी जाएगी। तो दी जाएगी यानी कि बाध्यकारी है, तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी। क्लाज वाइज भी याद रखिए, किस क्लाज में है, 2। ये दी जाएगी किस क्लाज में है, 2। इसके बाद आइए, अगर महिलाओं के प्रति 2013 में संशोधन है भाई, अगर महिलाओं के प्रति अपराध हुआ है तो उसकी सूचना जब दी जाएगी तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसे लिखा जाएगा। अगर ऐसी महिला दिव्यांग है, विकलांग है इत्यादि हैं, तो उसके घर जाकर एफआईआर लिखा जाएगा। अब ये भी प्रावधान आ गया है कि घर जाकर क्या लिखा जाए, एफआईआर, देख लीजिएगा। इसके बाद आपका, अगर थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो इसकी सूचना आप कहाँ दे सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक को। किस क्लाज के तहत, क्लाज 3 के तहत। अगला नियम, एफआईआर कितनी प्रतियों में लिखी जाती है, 3 प्रतियों में। पहली प्रति अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास, दूसरी तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी किसको, सूचना दाता, और तीसरी थाने के रिकॉर्ड का क्या होगी, भाग। एफआईआर, जब एफआईआर 3 प्रतियों में, ये भी याद रखना है। अगला, एफआईआर शब्दशः लिखा जाता है और चिक रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश में लिखा जाता है, और एफआईआर का सार जीडी या आपका जनरल डायरी में दर्ज किया जाता है। अब 4-5 क्वेश्चन और बनाइए भाई। अभी एफआईआर लिखना बाध्यकारी है पुलिस के लिए कि विवेकाधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाध्यकारी। केस ललिता कुमारी, केस लिखिए, ललिता कुमारी का केस। भाई अब उतना तो समय नहीं है, नहीं तो बताया जाता। ललिता कुमारी याद करके जाइए, एफआईआर लिखना बाध्यकारी, और 4-5 जगह से अभी कोरिलेट करना है। देखिए, लिख लिए, ललिता कुमारी एफआईआर से संबंधित हैं।
लिखिए भाई ललिता कुमारी, बस इतना याद रखिए। आगे देखिए आपका इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का 4-5 और मॉडल निकाला जाएगा एक लाइन का। अगर सूचनादाता एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह किस आईपीसी की किस धारा के तहत दंड का भागी होगा? 180। लिखिए सूचनादाता द्वारा एफआईआर पर हस्ताक्षर न करना, सूचनादाता द्वारा एफआईआर पर हस्ताक्षर न करना 180 आईपीसी की धारा 180 के तहत दंडनीय है। आईपीसी की धारा कौन? 180। ये याद करके जाना है। फिर एक नया पूछा जा रहा है, वह एफआईआर दर्ज न करना किस धारा के तहत दंडनीय है? यानी कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो अब पुलिस भी दंड की भागी होगी। और कौन सी धारा? 166 ए। लिखिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना, अच्छे से तैयार करके सब जाइए। एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना आईपीसी की धारा 166 ए के तहत दंडनीय है। 166 कैपिटल ए लिखिएगा। ये भी आजकल पूछा जा रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इससे भी। इसके बाद आइए देखा जाए आपका एफआईआर पर जो क्वेश्चन बन सकता है, एफआईआर कौन रद्द कर सकता है? तो केवल 2 न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कम चांस है। इसके बाद जो पूछा जाता है एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू, यानी कि एफआईआर का साक्ष्यिक मूल्य। लिखिए भाई एफआईआर का साक्ष्य में क्या महत्व है? तो महत्व पूछे तो संपोषक साक्ष्य मारिएगा, सारवा न मार दीजिएगा। एफआईआर का साक्ष्य में महत्व ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई राज्यों में। क्या मारकर आएंगे? संपोषक, कार्बोरेटिंग नेचर का संपोषक साक्ष्य। अब आपका 154 देखिए, आपका 155 लिखिए, बहुत लंबा चल जाएगा भाई, इतना ही पर्याप्त है। 155 असंज्ञेय अपराध के मामला, देखिए एक लाइन और बन सकता है 154 में कि संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को कौन दे सकता है? तो समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि गंभीर अपराध है और पूरा समाज या सोसाइटी इससे क्या होती है? प्रभावित। भले वो पीड़ित हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। पुलिस स्वयं भी सूचनादाता बन सकती है। जैसे किसानों ने लाल किला पर कब्जा कर लिया तो पुलिस स्वयं सूचनादाता बन के और स्वयं एफआईआर दर्ज करा रही है। और आपका कह सकते हैं अब किसानों की धरपकड़ क्या हो गई है, धीरे धीरे शुरू। नेता परेता रोने लगे हैं, यानी कि जो नेता होता था। देखिए बता दिया जाए, देखिए आपका हमें तो इसमें कुछ साजिश भी लगती है। आपका जो भी हो, जब इतना दिल्ली पुलिस सबसे हाईटेक मानी जाती है और हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, और किसान आपका एक तो परमिशन आप दे दिए, आप जानते थे कि ये परमिशन दिया जाएगा तो इसमें खालिस्तानी तत्व भी रहेंगे और तिरंगे का हमेशा अपमान किए हैं, तो आज क्या मान जाएंगे? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए। दूसरा ये कि जब अनुमति दे दिए तो ऐसी दशा में आपको फोर्स बढ़ा देनी चाहिए। किसान 2000 तो फोर्स 10,000 लगा दीजिए, वो भी कमी किए। और जब बवाल हो गया उसके बाद धीरे धीरे हटा रहे हैं। और पुलिस तीसरा ये है कि जब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आप गोली चला सकते थे, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। आप देख सकते गोली नहीं चली, भले आंसू गैस इत्यादि छोड़े गए लेकिन गोली भी नहीं चली। तो इसी का परिणाम हुआ कि आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ, लाल किले पर किसानों ने क्या कर लिया? कब्जा, और तिरंगा उतार कर खालिस्तानी झंडा लगा दिया, तो बाद में हटाया गया। तो अब पता है क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत।
यानी कि कहावत यही कही जाती है कि इसी तिरंगे के लिए इतना लोग शहीद हुए, और उसी का किसानों ने क्या किया, कुछ किसानों में जो उग्रवादी तत्व घुस गए थे, क्या किए, अपमान किए। भाई आंदोलन करिए, परेड निकालिए, लेकिन हिंसा न करिए। और अब आपका सरकार का पलड़ा भारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग जाएंगे कि हम आंदोलन करेंगे, तो सरकार कहेगी कि देखिए आंदोलन का परिणाम। भाई शर्म शर्म तो पूरे देश को लग रहा है। गांव वाले भी अब कह रहे हैं कि यहाँ से आंदोलन हटाओ, तुम लोगों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, लाल किले का, अब यहाँ से क्या करो। और पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। अब जिस रात अब किसानों पर लाठी बरसेगी जैसे रामदेव पर बरसी थी। और देखिए जल्दी ही 144 लागू हो गई सीआरपीसी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अब एकत्रित नहीं। अब तितर बितर होने का 129 सीआरपीसी में क्या दिया जाएगा रात में आदेश, और 129 में आपका नहीं होता सिविल बल से तो 130 में आपका अर्धसैनिक बल और लाठी डंडा बरसाएंगे और कुछ किसानों को आपका जेल में डाल देंगे। तो इसका मतलब कि अब आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, यानी कि आचरण के कारण। नहीं तो आंदोलन काफ़ी तेज था, सरकार अब धीरे धीरे झुक रही थी कि हम 2 साल तक इसका प्रवर्तन रोक देंगे या 1.5 साल, लेकिन अब सरकार नहीं रोकेगी, मैं बता दूं, क्योंकि उसको मौका मिल गया। और यह आपका खालिस्तानी समर्थकों ने क्या दे दिया मौका, तो अलग बात है। देखिए आगे भाई आपका, देखिए 155 आइए भाई, 155 में आपका असंज्ञेय अपराधों में सूचना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। असंज्ञेय अपराध में या नॉन कॉग्निजेबल अपराध में सूचना किस धारा के तहत, तो 155 के तहत। पहला, असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किस धारा के तहत लिखी जाती है, 155 के तहत। असंज्ञेय अपराध की सूचना कौन दे सकता है, तो सभी नहीं दे सकते, केवल पीड़ित। माने कौन दे सकता है, केवल पीड़ित। किस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी, जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर वह असंज्ञेय अपराध हुआ है। असंज्ञेय अपराध की सूचना जब दी जाती है तो वह हूबहू दर्ज नहीं की जाती, बल्कि केवल सार लिखा जाता है, यानी कि मुख्य बातें। ये पूछ सकता है कि कितनी प्रतियों में एनसीआर दर्ज होती है, 2। कितनी प्रतियों में, और एफआईआर कितनी बताया गया, 3। एक प्रति थाने के रिकॉर्ड में रहेगी और एक प्रति सूचनादाता को दे दी जाएगी। दोनों प्रतियों पर थाने का भार साधक अधिकारी और सूचनादाता साइन करेंगे, मुद्रा थाने की होगी। और आपका अगला क्वेश्चन लास्ट में बना है कि जब एनसीआर दर्ज करा ली गई तो पुलिस एनसीआर दर्ज कराने वाले को क्या कहेगी, या पुलिस क्या करेगी, तो बस ये पूछा गया है। तो पुलिस एनसीआर दर्ज कराने वाले को निर्देश दे सकेगी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, क्योंकि एनसीआर या असंज्ञेय मामलों में धारा 2L के तहत हम किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, और धारा 155 के खंड 2 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण भी नहीं कर सकते। तो कहाँ जाइए आप, मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से गिरफ्तारी का आर्डर निकलवाइए या अन्वेषण का, या दोनों का, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जैसे मोबाइल चोरी हो गया तो पुलिस कहती है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराइए, तो एनसीआर हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो तामझाम तो बढ़ जाता है, तो एनसीआर में आप मैंने कोई उतना दिक्कत नहीं है। तो क्या निर्देश देगी पुलिस कि कहाँ जाइए, मजिस्ट्रेट के पास, ये एक बार पूछा गया है। तो एनसीआर में आपका 155 का क्लाज 2 भी महत्वपूर्ण है आपका, और क्लाज 4 भी। क्लाज 2 ये कहता है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अन्वेषण नहीं कर सकती, किस मामले में, असंज्ञेय में। और क्लाज 4 आपका ज़्यादा पूछा जाता है, यदि किसी मामले में एक से, अंडरलाइन कर लीजिए बैरक परी भाई,
यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध हैं और कम से कम अगर एक अपराध उसमें से संज्ञेय निकल गया तो उस पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा। अब 155 में एनसीआर दर्ज न होकर 154 में क्या दर्ज होगा? एफआईआर। ये पूछा गया कम से कम, लेकिन एक अपराध कैसा हो जो किस में आ रहा हो? संज्ञेय मामले में से। ये आपका पूछा गया, सतर्क रहिएगा। ये नहीं कि 99 अपराध अगर असंज्ञेय और उसमें से एक अपराध क्या रहे? संज्ञेय, तो पूरे मामले को अलग अलग रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है और पूरे मामले को क्या माना जाएगा? 154 के तहत संज्ञेय मामला, और 154 में क्या दर्ज होगा? एफआईआर। भाई सतर्क रहिएगा। इसके बाद 156 का क्लाज 1, क्लाज 2 और क्लाज 3 तीनों महत्वपूर्ण है। आपका तीनों अच्छे से जानना है। क्लाज 1 एक लाइन लिख लीजिए भाई, एफआईआर पर तो ज़्यादा लंबा था, लिखवा नहीं गया। आपका 156 के क्लाज 1 पूछा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, थोड़ा इसको अलग से भी लिखवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2-3 राज्यों में नया बन रहा है। किस मामले में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है? संज्ञेय, असंज्ञेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो संज्ञेय। फिर आपका किस धारा में है कि पुलिस संज्ञेय मामलों में स्वतः अन्वेषण कर सकती है? अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 156 का क्लाज वाइज पूछा जाता है। किस क्लाज में? 1 लिखिए। तो 156 के क्लाज 1 के तहत एक एक लाइन लिखते रहिए। अब 156 के क्लाज 1 के तहत संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है। यहाँ 2-3 आपका मॉडल नया बन रहा है, उसको भी लिखवा दिया जाए भाई। देखिए क्या बनता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है। दूसरा देता है मजिस्ट्रेट के आदेश से भी कर सकती है। तीसरा उपर्युक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों मारिएगा, स्वतः करती हैं पावर है 156 के किस क्लाज में? 1, और मजिस्ट्रेट के आदेश से करेगी तो 156 का क्लाज 3। एक लाइन लिखिए भाई, एक लाइन बना लीजिए। तो ये नया क्वेश्चन बन रहा है। संज्ञेय मामलों में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। संज्ञेय मामलों में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी, ये क्वेश्चन नया बन रहा है मॉडल। इसी के साथ असंज्ञेय भी लिखवा देता हूँ। लिखिए, असंज्ञेय मामलों में पुलिस, अलग लिखिए ताकि दोनों एक जगह रहे। असंज्ञेय मामलों में पुलिस स्वतः अन्वेषण नहीं कर सकती। असंज्ञेय मामलों में पुलिस स्वतः अन्वेषण नहीं कर सकती, केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकती है। केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकती है।
ये वर्तमान समय में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, सतर्क रहना है थोड़ा, नया मॉडल से। अब आइए 156 का क्लास 3 लिखिए, क्लास वाइज याद करके जाइएगा इधर। 156 का क्लास 3 लिखिए। मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट पुलिस को संज्ञेय मामलों में, भाई असंज्ञेय नहीं, उसके एक जोड़ लीजिएगा। मजिस्ट्रेट पुलिस को संज्ञेय मामलों में अन्वेषण का आदेश दे सकता है। देखिए आपका लोग एप्लीकेशन 156(3) का देते थे, मजिस्ट्रेट आदेश देता था, तो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट निर्णय आया है कि जो फर्जी एप्लीकेशन दिए जाते थे उस पर रोक लगाने के लिए, कि आप जब आवेदन पत्र दीजिए कि FIR का आदेश दिया जाए ना मजिस्ट्रेट दे, तो आप एक शपथ पत्र लगाइए और शपथ पत्र पर आप बातें कहिए। अगर आपका शपथ पत्र मिथ्या पाया जाता है तो बाद में शपथ पत्र पर मिथ्या कथन करने के लिए आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो पहले एफिडेविट नहीं लगता था, लेकिन अब लिया जा रहा है भाई, और वह केस पूछ सकता है। केस आपका एक सेकंड भाई, देखिए केस लिखवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये हाँ लिखिए भाई, सही है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का है। देखिए प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसमें आपका लिख लेना एक लाइन, 156 के आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा, बस एक लाइन लिखिए, वो तो समझा ही दिया गया उतना। 156 के आवेदन के 156 के खंड 3 लिखिएगा। 156 के खंड 3 के साथ आवेदन पत्र देना होगा, माने शपथ पत्र। 156 के खंड 3 के साथ अब क्या लगाना पड़ेगा? एफिडेविट, कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य है। अगला लिखिए भाई आपका 157, 158, 159, एक बार तीनों धाराएं पूछी गई हैं कि अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख किन धाराओं में, तो उपयुक्त सभी मारिएगा। अगला ये आगे धारा लिखिए 157, 158 और 159, यानी कि 157, 158, लिस्ट भी बनता है कभी काल, 159, तीनों सेक्शन लिखिएगा। 157, 158 और 159 में अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, पूछा गया तीनों धाराएं। यूपी तो बहुत पूछा जाता है इधर से, भले बिहार कम पूछ रहा हो, लेकिन यूपी में तो आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाता है निश्चित तौर पे। अन्वेषण की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, तो 3 सेक्शन मारिएगा, कौन कौन? 157, 158 और 159। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक रिपोर्ट पुलिस द्वारा किस धारा के तहत भेजी जाती है? जो यूपी का मॉडल है तो 157 लिखिए। प्रारंभिक रिपोर्ट धारा 157 के तहत भेजी जाती है। प्रारंभिक रिपोर्ट को आपको कहा जाता है, और नाम लिख लीजिए, तो प्रारंभिक रिपोर्ट धारा 157 के तहत भेजी जाती है। इसको अन्य नाम भी पूछ सकता है, लिखिए घटना की रिपोर्ट, आप लिख करके लिख लीजिए, घटना की रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट भी कहा जाता है।
घटना की रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट या तात्कालिक रिपोर्ट, तात्कालिक घटना की रिपोर्ट, तांत्रिक रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट, तात्कालिक रिपोर्ट, यानी कि जब एफआईआर हो गया तो एफआईआर की कॉपी और पुलिस अन्वेषण कर रही है कि नहीं, अभियुक्त गिरफ्तार हुआ कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या किया जाए, भेजा जाए। कौन सी धारा, 157। इसके बाद 158 से भी यूपी में पूछा गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने का ढंग कहाँ दिया गया है या तरीका कहाँ दिया गया है। तो बस एक लाइन याद करना है, प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने का तरीका या ढंग कहाँ दिया गया है। ये यूपीएपीओ का मॉडल है, तो कहाँ दिया गया है, 158। ठीक है, प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने का ढंग 158 में है। इसके बाद आपका 159, जब प्रारंभिक अब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं। तो एक लाइन यहाँ जानना है, अगर पुलिस अन्वेषण नहीं कर रही है एफआईआर दर्ज करने के बाद भी, तो मजिस्ट्रेट 159 के तहत पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं या स्वयं जांच कर सकते हैं। लेकिन स्वयं अन्वेषण नहीं कर सकते, और अगर पुलिस अन्वेषण कर रही है तो उसे रोकने का हक मजिस्ट्रेट को नहीं है, क्योंकि आपका माने पुलिस का कार्य अलग और मजिस्ट्रेट का कार्य अलग, और दोनों के कार्य एक दूसरे में व्यापी नहीं है, आपका व्यापी नहीं है। और एक केस इस पर याद रखना, प्रिवी काउंसिल का ख्वाजा नाजिर अहमद, लिखिए केस लिखिए, बस वो घर पर देख लीजिएगा। 159 में ख्वाजा नाजिर अहमद बनाम इम्परर, अंडरलाइन कर लीजिए भाई, ख्वाजा नाजिर अहमद वर्सेज इम्परर। लिखिए इसमें निर्णय क्या आया, पुलिस और मजिस्ट्रेट के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए 3-4 लाइन 5 लाइन दे तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए भाई, ये नहीं कि पूरा हम नहीं लिखवा रहे हैं। दे देगा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप न करे और पुलिस किसके कार्य में हस्तक्षेप न करे, मजिस्ट्रेट के एक दूसरे में इनके कार्य व्यापी नहीं है। जैसे बार काउंसिल में पूछा पूरा इतिहास बनाकर, तो अगर इतिहास बना दे तो घबराना नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने सबसे पहले किस केस में कह दिया, ख्वाजा नाजिर अहमद। इसके बाद आइए 160, आइए भाई 160 से भी खूब क्वेश्चन बनता है। लिखिए 160, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि पुलिस अधिकारी गवाहों को तलब कर सकता है। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए क्या क्या बना है, और ये क्वेश्चन आपका हर एक जगह बन रहा है। और वहीं एक लिस्ट याद रखनी है कि किसको थाने पर तलब नहीं किया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा, वहीं अच्छे से याद करना है। तो लेकिन पहले आपका झारखंड ने बनाया कि 160 के तहत पुलिस गवाहों को बुलाने के लिए क्या जारी करती है, तो समन, वारंट, लिखित आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जारी करती है, लिखित आदेश। आपका लिख लीजिए भाई, इस धारा के तहत लिखित आदेश जारी किया जाता है, उसको लिखिए 3-4 लाइन बस लिखवाना है जो पूछा जाता है। इस धारा के तहत क्या जारी किया जाता है, रिटेन आर्डर, समन और वारंट न मार कर आ जाएगा। दूसरा केस भी पूछा जाता है,
नंदनी शतपथी बनाम PL दानी। ये पूछ सकता है भाई, यूपी में आ चुका है, APO में। नंदनी शतपथी वर्सेज PL दानी। नंदनी शतपथी वर्सेज PL दानी। इस पर लीडिंग केस है और इसमें एक लाइन ये कहा गया मुख्य रूप से कि किसी महिला को लिखित आदेश जारी करके गवाह के रूप में थाने पर बुलाना पूछताछ के लिए ये धारा 160 का क्या होगा? उल्लंघन। भाई उल्लंघन होगा। अगला लिखिए, किसको नहीं बुलाया जा सकता? तो बैरक से भाई देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है वही लिखवाएंगे हम, लेकिन समझ लीजिए 15 वर्ष से कम के आपका बालक को थाने पर बुलाकर पूछताछ नहीं की जाएगी गवाह के रूप में। उसके 15, यही याद करना है, लिख लीजिए कितने साल से कम। मैंने बार बार लोग ये गलती करके आ रहे हैं भाई। 15 से कम। CRPC की धारा 27 भी कवर करिएगा। 16 से कम। कितने से 27 में? 16 से, ये भी याद रखिए। और धारा 160 में क्या एज है? 15 से कम। गलत ना हो, फिर एक बार हम बता रहे हैं, दिमाग में बैठाइए। 160 में कितने से कम? 15 से कम है तो उसको पूछताछ के लिए गवाह के रूप में बुलाया नहीं जाएगा। जाकर घर पर पूछिए। किसी स्त्री को चाहे वह किसी भी एज की हो नहीं बुलाया जाएगा। माने गवाह के रूप में, ये नहीं कि अभियुक्त है तब नहीं, तब तो गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। ये गवाह के रूप में हम बता रहे हैं स्त्री को। इसके बाद आपका 65 वर्ष के ऊपर के पुरुष को, स्त्री तो भाई पूरा आ गई, चाहे 1 साल की हो या 1 दिन की, या कह सकते 1 दिन की, क्या आपका 2 साल की हो या 20 साल, उससे मतलब नहीं है। ये पूछा गया था MP में कि मेल या फीमेल, तो किस आयु का मेल? तो किसी भी आयु का। IPC में लिखिए भाई, लिख लिए 65 वर्ष से अधिक के पुरुष को। और ये जो बीच वाले पुरुष हैं कितना भाग है? 15 से लेकर और 65 साल। तो अगर ये शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है? दिव्यांग है, तो इनको भी बुलाया नहीं जाएगा। तो किसको नहीं बुलाया जा सकता, किसको बुलाया जा सकता है, थोड़ा सतर्क रहना है। लिखिए 161 लिखिए। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, यानी कि अब कुटाई पुलिस शुरू कर देगी। पूछताछ करती हैं क्या, कुटाई कर देती हैं, बको। उतना नहीं जाना, एविडेंस में बताया जाएगा। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा की धारा में 161। तो भाई आपका देखिए, थोड़ा अंदर से इसमें पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा घर पर, समय कम है। लेकिन पुलिस पूछताछ करती है, मौखिक पूछताछ कर सकते हैं, लिखित भी। ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है कि पुलिस के प्रश्नों का सही सही जवाब दे, लेकिन कुछ आधारों पर वह जवाब देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 20 का क्लास 3 भी है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए पुलिस उगलवा लेती है कि हमने ही अपराध किया, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और एविडेंस की धारा 25 के तहत ऐसा कन्फेशन क्या होता है? विसंगत। अगला आइए 162। 162 एक तो हेडिंग पूछी गई है भाई यूपी में कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो क्वेश्चन ये बना है कि पुलिस जो बयान 161 का दर्ज करती है, स्टेटमेंट या बयान, तो उसका एविडेंशियल वैल्यू कहाँ दी गई है? 162 में। अब बस पूरा न पढ़कर एक शब्द याद रखिएगा। और वहीं आपका पूछा जाता है कि पुलिस द्वारा लिखे गए बयान का साक्ष्य में क्या महत्व होगा? तो केवल खंडन के लिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में खंडन नहीं, विरोध दिया था, यानी कि विरोध के लिए। पिछली बार, इस बार नहीं, जो रद्द हो गया था सेंटर, तो पिछली बार विरोध दिया था। किसके लिए? तो देखिए क्या क्या देगा आपका, खंडन के लिए, संपुष्टि के लिए, दोनों
के लिए इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार्क कराएंगे? दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो आप खंडन मार्क कराइए, केवल स्पष्ट लिखिए। हेलो, अभी करते हैं फोन, हो क्लास में है, थोड़ा देर बाद। आगे लिखिए भाई अब खंडन के लिए। इसके बाद आपका 162 के बाद आपका 163 छोड़ दीजिए, 164 से फिर क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। 164 लिखिए हेडिंग भाई, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है। 164 हुआ, 167 हुआ, ये दो धाराएं आपका पढ़ना है अच्छे से, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 100 पहला क्वेश्चन 164 के तहत क्या लिखा जाता है ये पूछा है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, संस्वीकृति लिखी जाती है, स्टेटमेंट लिखा जाता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका क्या जवाब हो? दोनों। क्या लिखा जाता है? दोनों। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो यूपीएपीओ में आया भी था, कि 164 के तहत जो ये कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, ये कब रिकॉर्ड किया जाता है? दे देगा अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, उपर्युक्त सभी, जो यूपीएपीओ का मॉडल है। तो भाई उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। ये कब रिकॉर्ड किया जाता है? केवल अन्वेषण के दौरान। लेकिन एक लाइन और सतर्क रहना है, घुमा कर दे, अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व, ये सही वाक्य है। फिर एक बार समझिए तो रिपीट कर सकता है भाई, गलती ज़्यादा लोग करते हैं। इसको फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। 164 में जो स्टेटमेंट है या आपका जो संस्वीकृति है, वह कब किस स्टेज में रिकॉर्ड की जाती है? तो सतर्क होकर याद रखना है, किस स्टेज में? अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व। जांच या विचारण जब एक बार प्रारंभ हो गई, यानी कि 190 में एक बार संज्ञान ले लिया गया, उसके बाद 164 काम नहीं करेगी। याद रखिए, इसको लिख लीजिए। तो अगर 3 ऑप्शन दे, अन्वेषण, जांच, विचारण, सभी, तब अन्वेषण मारिए। लेकिन थोड़ा लंबा लंबा वाक्य दे दे, तो जो मैं वाक्य लिखवा रहा हूँ उसको देखिएगा, अन्वेषण के दौरान और तत्पश्चात, जांच या विचारण के क्या? पूर्व। इसको लिखिए भाई, यह धारा अन्वेषण के दौरान और तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व लागू होगी। जांच या विचारण के पूर्व सतर्क रहना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन मजिस्ट्रेट कन्फेशन आपका या स्टेटमेंट दर्ज कर सकता है? तो सतर्क वहां भी रहना है। दे देगा कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा कोई महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। हाँ, इससे अभी लिखवा रहे हैं, पहले समझ लीजिए, एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि केवल अधिकारता वाला ही मजिस्ट्रेट लिख सकता है, बिना अधिकारता रखने वाला मजिस्ट्रेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चाहे अधिकारता उस मामले में हो या न हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मजिस्ट्रेट लिख सकता है चाहे उस मामले में उसे अधिकारता हो या न हो। लिखिए एक लाइन, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारता हो या न हो,
भाई बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, सतर्क रहिएगा। चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या न हो, कथन और संस्वीकृति लिख सकते हैं, कथन और संस्वीकृति लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, आपका 164 के तहत जो संस्कृति लिखी जाती है वह कैसी संस्कृति है? न्यायिक यानी कि जुडिशियल की एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक? तो क्या मार्क कराएंगे? न्यायिक है कि गैर न्यायिक? न्यायिक। मजिस्ट्रेट लिख रहा है, लिखिए यह न्यायिक संस्वीकृति है। कौन सी कन्फेशन है? न्यायिक, ये भी याद रखिए, गैर न्यायिक नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, न्यायिक संस्वीकृति सुसंगत होती है एविडेंस की किस धारा में? तो जब 164 पढ़िएगा तो एविडेंस की धारा 26 से जोड़कर पढ़िएगा। लिखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत, लिखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। इसको जोड़कर पढ़िएगा। इसके बाद देखिए क्या पूछा जाता है, संस्वीकृति या कथन लिखने का ढंग किस धारा में दिया गया? पूछा जा चुका है। तो 281, लिखिए भाई संस्वीकृति और कथन लिखने का ढंग 281 में दिया गया है। ये भी यूपी में आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, आया ये क्वेश्चन 281 में दिया गया है। तथा गलती का प्रभाव, ये भी आ चुका है 463 में। एक एक लाइन बनाइए बस। लिखने का ढंग या तरीका 281 और गलती का प्रभाव कहाँ दिया गया है? 463, 463। अगला क्वेश्चन है, अभी समाप्त नहीं हुआ, मैंने बहुत शॉर्टकट आदमी चल रहा है, जितना आ सकता है फिर भी देखिए। आपका संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होता है और आपका कथन का साक्षिक मूल्य क्या होता है, ये भी पूछा गया है। तो लिखिए संस्वीकृति सारवान साक्ष्य होती है जबकि कथन संपोषक साक्ष्य। संस्वीकृति सारवान साक्ष्य जबकि कथन संपोषक साक्ष्य। ये साक्ष्य में महत्व थोड़ा सतर्क होकर पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा अंधा हो गया ना, संस्कृति सारवान साक्ष्य और आपका कथन कैसा साक्ष्य? संपोषक। एक बार अलग से थोड़ा कथन के बारे में पूछा गया है कि कथन का साक्ष्य में महत्व खंडन करने के लिए, संपुष्टि के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अगर संपोषक साक्ष्य को थोड़ा विस्तृत कर दे तो दोनों मार कर आइएगा। लिखिए एक लाइन और लिखिए, जो नया मॉडल इस समय बन रहा है। कथन का साक्ष्य में प्रयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत खंडन के लिए, कथन का साक्ष्य में प्रयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 145 के तहत खंडन के लिए, यानी विरोध के लिए, बार काउंसिल में विरोध दिया था, तथा 157 के तहत संपुष्टि के लिए किया जा सकता है।
ये दोनों मार्क कराइएगा। खंडन संपुष्टि दोनों, खंडन की धारा में एविडेंस के 145, संपुष्टि 157। अगर अंदर जाकर पूछे तब, ये नहीं कि अपने मन से नहीं। किसमें शपथ दिलवाई जाती है, किसमें नहीं, तो कथन में शपथ दिलवाई जा सकती है और आपका संस्वीकृति में नहीं। हो सकता है पूछे ही ले, लिख लीजिए एक लाइन और। कथन में शपथ दिलवाई जा सकती है लेकिन संस्वीकृति में नहीं। इसके बाद आपका जो इसमें पूछा जाता है, संस्कृति लिखने का एक बार एक लाइन बता दिया जाए और एक केस लिखवाना है, सिंघाड़ा सिंह का केस जो इस समय उत्तराखंड बनाया था। देखिए, जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेंगे तो पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त है, पुलिस ने अब अपनी अभिरक्षा से मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया, तो मजिस्ट्रेट को तुरंत नहीं लिखना चाहिए। आपका पुलिस का भय होगा तो कुछ समय उसे पुलिस से क्या रखे, दूर। फिर आपका आता है अभियुक्त मजिस्ट्रेट, 3 सतर्कता बरतेंगे, यानी कि 3 बातें बताएंगे अभियुक्त से। पहला कि तुम संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं हो, दूसरा जो भी बोलना स्वेच्छा से बोलना, और तीसरा एक बात और बता देंगे कि जब आगे जांच विचारण चलेगा तो ये जो तुम्हारा कन्फेशन होगा ये तुम्हारे ही सिर पर फूटेगा, यानी कि तुम्हारे ही खिलाफ साक्ष्य में क्या किया जाएगा, प्रयोग। इतनी बात समझ लो। उसके बाद अगर तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना हो तो करो और न करना हो तो बताओ। तो अगर कहता है कि हाँ मैं संस्कृति करता हूँ तो लिखा जाएगा 281 वाले ढंग के तहत, और कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे तब पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, यानी कि अब पुलिस अभिरक्षा में नहीं दिया जाएगा। तो अब कहाँ, या तो जमानत दी जाएगी या न्यायिक अभिरक्षा, क्योंकि अब पुलिस कुटाई ज़्यादा कर देगी। तो बहका कर लाए थे कि चलो स्वीकार करो, और यहाँ क्या कर दिए, इनकार। अब ये है कि एविडेंस की धारा 29 देखिए और 164 से कोरिलेट किया जाता है। एविडेंस की धारा 29 कहती है कि अगर चेतावनी दी जानी चाहिए, चेतावनी नहीं दी गई और अभियुक्त से कन्फेशन ले लिया गया तो वह वैध होगा। और सीआरपीसी 164 में हमने बताया कि मजिस्ट्रेट 3 बातों की क्या देंगे अभियुक्त को, चेतावनी। तो दोनों में टकराव हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 164 के तहत कन्फेशन लिखा जाएगा तो चेतावनी देना अनिवार्य है, और बिना चेतावनी के लिखना क्या होगा, अवैध होगा। तो केस वहीं पूछा जाता है, उत्तराखंड में इस बार बना था। ठीक है, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। सिंघाड़ा याद रखिएगा, संस्कृति से एविडेंस में दे दे तो किस धारा से, 29 से, संस्कृति से। सिंघाड़ा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। आइए आगे भाई और पढ़ लीजिएगा, आपका मैंने घर पर भी इसको देखिए। अभी आपका तमाम चीजें हैं लेकिन उतना नहीं बताया जा रहा है। आइए 164 है, बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। तो बस एक लाइन में पूछा जाता है, इत्तिला प्राप्त होने के कितने घंटे के अंदर, 24 घंटा। रट डालिएगा, कितने घंटे, अंडरलाइन बेरक पर कर लीजिए, घर पर लिख लीजिए 24 घंटा। कब से 24 घंटा, इत्तिला। इसके बाद आपका 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, 166 दूसरे एरिया में तलाशी, फिर 166 ए और बी से पूछा जाता है। कई बार बताया भी गया है, फिर एक बार बता दिया जाए। अगर भारत से बाहर अन्वेषण कराना है तो यहाँ का न्यायालय मजिस्ट्रेट क्या जारी करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। कौन सी धारा, 166 है। और विदेश से यहाँ अन्वेषण कराना हो तो क्या जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इंग्लिश वर्जन देखिएगा, हिंदी में भरमा भी सकता है। इंग्लिश वर्जन आप देखिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया कि भारत से बाहर भेजना है तो 166 ए,
और विदेश से भारत में आएगा तो 166 बी। अगला 167 आपका अभी देखिए, अभी पढ़ाते हैं, पहले इधर खत्म हो जाए भाई, नहीं तो फंस जाएगा मामला 167 पर। पहले 100 देखिए, 167 के बाद 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट छोड़ दीजिए। 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ा जाएगा और पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी, यानी कि एफआईआर लगा देगी। 170 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब क्या पुलिस करेगी बताया गया है, तो चार्जशीट भेजेगी और क्या करेगी, इसको चालान शीट कहते हैं। क्या भेजेगी? चार्जशीट। 171 172 पूछा जाता है, लिखिए भाई। 167 अभी बताते हैं वो लास्ट में। 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। तो एक बार तो यूपीजे में ये पूछा कि केस डायरी का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है, तो केस डायरी या सीडी या रोजनामचा खास, उसको लिख लीजिए भाई, सेक्शन मिलाने के लिए आता है। केस डायरी, इसको लिख, हेडिंग डालिए अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी, इसको लिख लीजिए केस डायरी या सीडी कहा जाता है। केस डायरी का प्रावधान की धारा में 172। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका रोजनामचा खास कहा जाता है भाई, लिखना चाहे हो सकता है उर्दू में आ जाए। रोजनामचा खास, रोजनामचा खास जैसे कि उर्दू में आ जाता है सहअपराधी को कल ही बताया गया इकबाली साक्षी। तो 2-3 लोग अभी आपका पेपर जो हो रहा है उसमें भी इकबाली साक्षी लिखा गया था, तो 2-3 लोग नए लोग पूछ रहे थे इकबाली साक्षी क्या होता है। भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है और क्या। वैसे जे के लिए जो पेपर आगे कराया जाए भाई, प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अगली बार से आपका दिया जाए। मैंने जो आपका यूपीजे का फरवरी से शुरू करवाएंगे, अब पूरी तरह अकेले ही हर एक मोर्चा संभालना है, यानी कि प्री मैंने बैच जे का चल ही रहा है, सुबह आपका स्पेशल बैच प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, शाम को भी आपका चलाया जाए, टेस्ट भी कराया जाए, पढ़ाया भी जाए, यानी कि आपका सभी मोर्चों पर क्या करना है, आगे ही रहना है, चाहे टेस्ट हो या पढ़ाना हो। और आपका इंग्लिश और हिंदी वर्जन में पेपर आपका अगली बार से रहेगा भाई, जब जे का चलेगा। हाँ भाई, एपीओ का एक टेस्ट और होगा आपका संडे को 10 बजे, बता दिया जाए। तो जो लोग देना चाहते हैं 50 रुपया शुल्क रखा गया है, लास्ट टेस्ट होगा, आकर भाई एक बार रिविजन कर लें। अगला देखिए भाई आपका 172 से देखिए अब क्वेश्चन क्या बनता है। केस डायरी का साक्ष्य में प्रयोग क्या होगा, वहीं आपको एक लाइन याद करना है। तो केस डायरी का साक्ष्य में प्रयोग क्या होगा, तो दे देगा सारवान साक्ष्य होगा, संपोषक साक्ष्य होगा, और तीसरा न्यायालय जांच या विचारण में सहायता ले सकेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे, सारवान की संपोषक की सहायता। तो पहली वरीयता आप क्या देंगे, बेयर एक्ट की भाषा, और बेयर एक्ट क्या लिखता है क्लास 2 में कि ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में क्या कर सकता है, ले सकता है। खंड 2 के निचली लाइन देखिए, लिखिए भाई एक लाइन, सीडी का प्रयोग जांच या विचारण में सहायता के लिए किया जाता है। सीडी का प्रयोग जांच या विचारण में किसके लिए, सहायता के लिए किया जाता है। इसके बाद एक बार जब के डायरी सील बंद करके भेजी जाती है, एक बार न्यायालय में पहुंच गई तो कोई नहीं मांग सकता, लेकिन एक आपका एविडेंस की 3 धाराएं फिर तैयार कर लीजिए नए लोग, 159 160 161। तो बताइए मेमोरी रिफ्रेश या स्मृति ताजा की धारा में, और स्मृति ताजा करके गवाही की धारा में 160, और विपक्षी का अधिकार। तो आखिर स्मृति ताजा कौन कर सकता है, या तो जो लिखा हो या लिखते हुए देखा हो, देखा हो मतलब पढ़ा हो। तो क्या कोई अनपढ़ आदमी
स्मृति ताजा कर सकता है। तो 159 में कौन नहीं आता, तो आपका जो अनपढ़ है वो नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, तो पढ़ाई नहीं होगा तो स्मृति कहाँ से ताजा। भाई स्मृति ताजा तो वो करेगा जो लिखावट को क्या किया है। हाँ भाई बता दिया जाए, मैंने जैसे ऑनलाइन एडमिशन में एक दो ऐसे मैंने 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर भी वो लोग केवल हमारा ऑडियो सुनकर पढ़ते हैं। कई बार फोन आया कि आप मैंने, और बहुत तारीफ भी की जाती है, मैंने आपका जैसे कि जन्मतः अंधे लोग हैं और उनको आरक्षण भी आपका कितना % दिया है भाई? नहीं नहीं, वो नहीं, जो दिव्यांग हैं उनको मिला है 1% क्या? नहीं नहीं, जो आपका कुछ रिजर्वेशन दिया गया है जे में शायद, तो वो लोग भी फार्म डालते हैं, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं। तो आपका कान से सुनकर, लेकिन वहाँ लिखा हुआ स्मृति ताजा, सुना हुआ नहीं। 159 में क्या है लिखा गया था, या तो खुद लिखा था या दूसरे को लिखते हुए क्या किया था, देखा था। और जब अनपढ़ रहेगा तो कहाँ से खुद लिखेगा, कहाँ से पढ़ पाएगा दूसरे का। तो ये याद रखिए। इसके बाद आपका 173 धारा आ जाइए, 173 1A और 2, बस 2-3 धारा इसमें याद रखिए, तब 167 5-10 मिनट बताते हैं। भाई याद निपटा दिया जाए इसको दौड़ा कर, तब भी दौड़ा गया काफ़ी, 90% कवर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। 10% छूटा है 2-4। लिखिए 173 का क्लास 1 पहले 173 हेडिंग डालिए भाई, एक तो पहले हेडिंग पूछ लिया जाता है। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। हेडिंग डालिए, 3-4 खंड महत्वपूर्ण है इसमें। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए आपका कई लोग पूछते हैं कि आखिर 157 में भी रिपोर्ट है, 173 में भी है। तो अभी हमने बताया कि 157 शुरुआती दौर की रिपोर्ट है, FIR हुई तब, और जब FIR के बाद विवेचना पूरी हो गई तो लास्ट में किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी? 173। अब यहीं खंड वाइज आपको चलना है। पहला लिखे 173 का क्लाज 1, प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के किया जाएगा। एक लाइन लिखिए, तो खंड वाइज लिखिएगा, यहाँ खंड वाइज पूछा जाता है। प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। कहाँ दिया गया है? तो 173 के किस क्लाज में? 1 में। देखिए मैं 309 के साथ इसको कोरिलेट कराया था, फिर एक बार मैं लिखवा दूं, यानी कि बिना किसी विलंब के अन्वेषण को पूरा किया जाए। पानी दे दीजिए, हो बोतल यहाँ निकाल दीजिए थोड़ा बोतल। अरे ये बड़ा बोतल भाई, बाहर ही रख दीजिए, तब तक कभी थोड़ी देर बाद लगा दिया जाएगा यार, क्योंकि पानी भाई बिल्कुल खत्म था। देखिए इसी को आपका कहा जाता है स्पीडी अन्वेषण, त्वरित अन्वेषण। लिखिए दूसरी उपभाषा में लिखिए, त्वरित अन्वेषण या शीघ्र अन्वेषण। त्वरित अन्वेषण या शीघ्र अन्वेषण किस धारा में है? 173 का कौन सा क्लाज 1? इंग्लिश में स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, तेजी से। दूसरा लिखिए 173 1A क्लाज 1A यूपीजे में पूछा गया था इस बार, हो सकता है बिहार में आ जाए भाई। 1A बालिका के साथ दुराचार के मामले में अन्वेषण 2 मास में पूरा किया जाएगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 मास। बालिका के साथ यानी कि शिशु के साथ दुराचार के मामले में अन्वेषण 2 मास में पूरा किया जाएगा। वो 3 मास भाई हो तो काट कर बना लीजिएगा 2 मास।
फिर बताया जाए आपका ये संशोधन करके आए। पहले 3 मास था, उसको बना लीजिएगा। पुराना बेयर एक्ट हो तो उस पर चेंज कर लीजिए, आपका 2 मास बना लीजिएगा। जिसके पास अगर 3 मास बेयर एक्ट में लिखा है तो 2018 में संशोधन है ना, 2018 में संशोधन है। 3 मास की जगह कितना अब हो गया है, 2 मास। उसको संशोधन कर लीजिएगा, इसीलिए पूछा भी जा रहा है। अगला आपका 173(2) लिखिए, क्लास 2। 173 का क्लाज 2 भी काफी महत्वपूर्ण है। बस एक लाइन पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजी जाती है, तो 173 के किस क्लाज के तहत, 2। पुलिस रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजी जाती है, तो क्या मारेंगे, 173 का कौन सा क्लास, 2। 173 का क्लास 2। अगला इसी में लिखिए, पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में दी गई है। सीआरपीसी की धारा 2R, यहाँ कोरिलेट कर लीजिए। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2R में दी गई है। स्मॉल आर लिखिएगा भाई, कैपिटल नहीं। इसके बाद पूछा गया पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, या तो साक्ष्य का पर्याप्त या साक्ष्य का क्या, अपर्याप्त। लिख लीजिए एक लाइन भाई, पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। वैसे ज़्यादा लोग जानते हैं, लिखना हो तो लिखे, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद 173(8) आ जाइए, अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट आपका या अतिरिक्त अन्वेषण की रिपोर्ट की धारा में 173(8), अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट 173 का क्लास 8। इसके बाद जांच देख लीजिएगा, 176 और 175, 76, बस एक धारा बची है। 5 मिनट में इसको भी निपटा दिया जाए। थोड़ा कठिन है, इसीलिए आपका अंत में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, एक क्वेश्चन बहुत आपका चांस रहता है भाई। बिहार में जे में इस बार आया भी था। देखिए 167 आपका 10-15 लाइन लिखवा देंगे जो आता है भाई, भले मैंने समय लगे लंबा 10 मिनट। पहला क्वेश्चन, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा न हो और अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है तो किस धारा की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, तो कौन सी धारा, 167। लिखिए, एक एक लाइन लिखते रहे। तो जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो तब धारा 167 की प्रक्रिया लागू होगी। दूसरा लिखिए, आपका 167 में आपका क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखिए कह करके। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक बार में आपका कितने दिनों के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, तो अधिकतम कितना दिन एक बार, 15। लिखिए, एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। ये पहला नियम याद करना है। दूसरा नियम याद ये कर लीजिए, गिरफ्तारी हो गया ना, इसको लिखिए भाई तेजी से। गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही, ये काफी महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। उसके बाद नहीं, 15 दिन जैसे भी था वो सदैव कहाँ रहेगा, न्यायिक अभिरक्षा, जेल।
गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिरफ्तारी का प्रथम 15 दिन होता है, इसमें आपका अभियुक्त अगर न्यायालय चाहे तो अभियुक्त को कुछ दिन न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जेल भेज सकता है और कुछ दिन पुलिस अभिरक्षा। लेकिन 15वें दिन के बाद पुलिस को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, भले जेल में भेजा जाए, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। कहाँ भेजा जा सकता है? जेल। यानी कि कब तक पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में कन्वर्ट किया जा सकता है? पूछ ले तो गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर। 15 दिन के बाद उसे 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। तो आखिर कितने दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहे? तो अब वहीं 60 और 90 दिन का नियम लिखना। लिखिए, यदि अपराध में दंड 10 वर्ष से कम है तो 60 दिन, एक ही में लिखवा रहा हूं मैं, 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष ना मार दीजिएगा, यूपी एपीओ यहीं भरमा दिया है। कई लोग 10 वर्ष से कम, तो 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष नहीं, अपने मन से नहीं जोड़ दीजिएगा। यदि अपराध में दंड 10 वर्ष से कम है तो 60 दिन, 60 दिन लिख लिए, तथा इससे अधिक दंड है तो 90 दिन। अब वो दंड लिखवाया नहीं जा रहा है। अधिक का मतलब कि चाहे 10 वर्ष हो, 10 वर्ष से अधिक हो, मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास, वो 60 कट में हम लिखवा रहे हैं। तो 90 दिन में यदि अन्वेषण पूरा नहीं होता, यदि अन्वेषण पूरा नहीं होता तब अभियुक्त जमानत का हकदार होगा, तब अभियुक्त जमानत का क्या होगा? हकदार। तो अब तो याद रखेंगे ना, 60 दिन कब लागू होगा? 90 दिन। तो 10 साल से कम की सजा है तो 60, और 10 या 10 से ऊपर 90। बिहार जे में पूछा गया था। अगला लिखिए भाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम 15 दिन तक के लिए अभिरक्षा में भेज सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए अभिरक्षा में भेज सकता है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन के लिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा तो उसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए? 7 दिन, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितना दिन? 7 दिन के लिए। खूब ये भी पूछा जाता है। 7 दिन के बाद उसे पावर नहीं है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो मजिस्ट्रेट अधिकारिता नहीं रखता और अभियुक्त को उसके समक्ष पेश किया गया है, तो अधिकारिता न रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में भेज सकता है? 15 दिन, चाहे अधिकारिता हो या न हो, 15 दिन भेज सकता है। प्रथम लिखिए, एक लाइन बनाइए तो, अधिकारिता न रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक नहीं मैं बता रहा हूं, अधिकारिता न रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 15 दिन के लिए अभिरक्षा में भेज सकता है। एक बार पूछा गया भरमाऊ क्वेश्चन, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। पुलिस अभिरक्षा भी हो गई, न्यायिक अभिरक्षा, समय भी, मजिस्ट्रेट भी। आपका 2-3 बातें और बस पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। दूसरी बात ये पढ़ना है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पढ़ना है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को नहीं भेज सकता, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। लिखिए, पूछ सकता है भाई। लिखिए, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेज सकता, यानी पुलिस रिमांड नहीं दे सकता, पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेज सकता, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है। भाई, न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और आपका बनता है, वो लिखवा दिया जाए भाई कम से कम। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कब अभियुक्त की सशरीर न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है? पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में, दोनों में? तो दोनों में नहीं, नहीं भाई, पुलिस अभिरक्षा, न्यायिक नहीं। न्यायिक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल ही रहा है, सब जेल में है अभियुक्त, 15 दिन बढ़ा दिया गया, ये तो चल ही रहा है। इसको लिखिए भाई, गलत हो सकता है। पुलिस अभिरक्षा के लिए अभियुक्त की मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति आवश्यक है। भाई, तभी भेजेगा पुलिस रिमांड पर जब अभियुक्त उसके सामने क्या हो, हाजिर। लिखिए, पुलिस अभिरक्षा के लिए अभियुक्त का मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। किस अभिरक्षा के लिए? पुलिस, माने व्यक्तिगत उपस्थिति, ये नहीं कि मोबाइल से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं भाई, व्यक्तिगत रूप से लिख लीजिएगा। जबकि न्यायिक अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो न्यायिक अभिरक्षा के लिए आजकल सिस्टम बना है भाई, जेल में लगा है इस सिस्टम, और कहाँ, न्यायालय में, वहीं से अपना अभियुक्त हाजिर किया गया, यहाँ से क्या किए, साइन कर दिए और 15 दिन के लिए और जेल बढ़ा दिए। लेकिन पुलिस रिमांड के लिए लाना पड़ेगा आपका कोर्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। अगला लिखे भाई, आपका 167 का क्लास 5 एक पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोकने का आदेश दे सकता है? सही है ना? लिखे भाई, धारा 167 के क्लास 5 के तहत, भाई पूरा पढ़ना तो आप घर पे पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि मेन चीजें ही मैं बता रहा हूँ जो आ सकती हैं। धारा 167 के क्लास 5 के तहत मजिस्ट्रेट कुछ मामलों में अन्वेषण रोक सकता है। लिखिए, कब रोकेगा भाई, एक लाइन लिखिए। मामला समन मामला हो और 6 माह में अन्वेषण पूरा न हुआ हो, बस एक ही लाइन लिखिएगा। अगर अंदर से पूछे तो बस एक लाइन, कौन? मामला कैसा मामला हो, समन मामला, और कितने दिनों में विवेचना पुलिस पूरी न की हो, 6 माह, रट कर जाइएगा। देखिए, यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका 1978 में जोड़ा गया, और 167(2)A, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा बैरक पर। 167 कौन? 2A सेक्शन बढ़ाया गया बीच में। 1978 में एक बार ये पूछा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब इस धारा में रखा गया। तो आपका इस प्रकार भाई, आज CRPC पूरी धारा, माने एक धारा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समाप्त हुई। तो 15 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर एविडेंस सब। कल से भाई आपका IPC चलेगी। जो लोग, देखिए IPC की मांग ज़्यादा चल रही है, क्योंकि बिहार में जे में IPC है नहीं, इसलिए डिमांड ज़्यादा चल रही है। तो आपका कल एक और सब्जेक्ट लगेगा, IPC भी। संविधान तो जन्मतः लोग पढ़ते हैं, तो 3-4 दिन पढ़ाया जाएगा, एविडेंस थोड़ा निकल जाए। तो आपका IPC और एविडेंस कल से चलेगा, आज अभी एविडेंस चलेगा।
15 मिनट बाद अभी एविडेंस चलेगा, कम से कम 15-20 धारा तो निकाल दिया जाए, जितना हो जाए भाई।